हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो। कल हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 और पार्ट 1 में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 होगा वीडियो का, अध्याय 1 होगा, चैप्टर का नाम होगा जीव जगत। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे वृद्धि। जो जीवधारियों का सबसे विशिष्ट जो मतलब लक्षण है वो कौन था? वृद्धि था। और वृद्धि हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा क्या होगा? जनन। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनन। जनन क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो जनन का अर्थ होता है अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना। संतान की उत्पत्ति करना, इसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अगर जनन का अर्थ पूछे कि जनन का अर्थ क्या होता है या जनन की परिभाषा क्या होती है, तो जनन का अर्थ होता है संतान की उत्पत्ति करना। ठीक है, अब इसके बाद जो आएगा, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के जनन होते हैं। ठीक है, पहला जनन जो होता है वो लैंगिक होता है। पहला जो जनन होता है वह लैंगिक होता है, लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा कौन सा होता है? अलैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसमें होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो लैंगिक जनन याद रखिएगा, लैंगिक जनन बहु कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन किसमें होता है? बहु कोशिकाओं में होता है। जैसे मनुष्य। अगर लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होती है, अगर यदि पूछा जाए पेपर में, अगर यदि यह पूछता है कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होता है, तो इसको हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर लैंगिक जनन का अगर परिभाषा पूछा जाए तो लैंगिक जनन में 2 विपरीत जनक की क्या होती है? आवश्यकता पड़ती है। जैसे नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। अक्सर इसमें देखा जाए तो बेसिकली आप लोग को जब डीपली पढ़ना होगा तो एक क्लास 12 में आप लोग को बेसिक मतलब बताया जाएगा। अभी अगर यहाँ पर पूछा जा रहा है तो हल्का सा मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना, तो जब 12th क्लास में आप लोग जाएंगे तब इसको विस्तार से बताया जाएगा। फिर भी यहाँ पे आया है टॉपिक तो इसको बताना हमारा काम है, हम बताएंगे इसको। तो देखिए, नर में से क्या होता है? एक युग्मक निकलता है। ठीक है, नर में से एक युग्मक जाएगा और मादा में से एक युग्मक जाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या चीज का निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट से क्या बनता है? संतान उत्पत्ति होती है। जाइगोट से संतान बनता है। ठीक है,
अब ये चीज आप लोग इसमें और डीपली अगर समझना होगा तो यह आप लोग को 12th क्लास में बताया जाएगा कि एक नर युग्मक में कितना क्रोमोसोम होता है, मादा युग्मक में कितना क्रोमोसोम होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। अगले क्लास यानी अगले जब क्लास में आप लोग जाएंगे 12th में तो इसमें आप लोग को बताया जाएगा। तो यह समझिए लैंगिक जनन किसमें होता है? मनुष्य में। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, जैसे एक नर होता है और एक मादा होता है। ये दोनों क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, एक दूसरे क्या है? विपरीत हैं। और इनमें से जो इनके जो युग्मक मिले उसको मिलने के बाद क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है? संतान उत्पत्ति होती है। ये हुआ हमारा लैंगिक जनन। अब ठीक हम इसके विपरीत चलते हैं अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन जितना समझने में आसान है उससे भी कई ज्यादा आसान अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है, थोड़ा इधर से करके लिखते हैं ताकि इधर लिखने में कम पड़ जाएगा बोर्ड। एक कोशिका में होता है, जो अलैंगिक जनन होता है वह एक कोशिकीय जीव में होता है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन हम उसे कहते हैं इनमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दो विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। हमने पहले लैंगिक जनन में क्या जाना कि इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या है? दो विपरीत जनकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे में देख लीजिए, जैसे में अमीबा है। अमीबा किस प्रकार का जीव है? एक कोशिकीय जीव होता है। और इसमें किस प्रकार का संतान उत्पत्ति होती है इसके बारे में समझिए। यह अमीबा का चित्र है, ठीक है। जब अमीबा अपने आप को अपने ही संतान की जब उत्पत्ति करती है तो क्या करता है अमीबा? ये 20 से विखंडन हो जाता है, 20 से 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। और इसका एक भाग क्या होता है? इसमें एक भाग अपने ही जैसे एक संतान की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। तो देखिए एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए ना। बस इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होना अनिवार्य होता है कि न्यूक्लियस इसमें मौजूद होता है। और ये जब भी अमीबा अपने आप जिस संरचना करता है तो अपने आप डीएनए को क्या करता है? डबल करता है। इन्हीं के डीएनए में जब डबल होगा तब इन्हीं की जैसे संरचना फिर से बनेगी। तो अमीबा हो गया, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूग्लिना हो गया, पैरामेसियम हो जाएगा, ठीक है। पैरामेसियम हो जाएगा आदि। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है। मैंने एक अमीबा करके मैंने दिखाया किस प्रकार के एक ही मतलब अमीबा से 2 अमीबा किस प्रकार के बनते हैं। ये मैंने आपको इस बोर्ड पे चित्र बनाकर मैंने दिखाया। ठीक उसी प्रकार यूग्लिना है, पैरामेसियम है, ये सब अपने ही जैसे संरचना तैयार करते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग जाना कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। दोनों के बारे में हमने विस्तार से जाना। अब इसके अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि यह सजीव के तो लक्षण विशेष क्या है? सजीव के विशेष लक्षण है जो इनमें क्या होता है? जनन होता है, लेकिन निर्जीव में नहीं होता। क्या निर्जीव में जनन होगा? निर्जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेंगे? क्या यह पेन जो है, यह पेन अपने जैसे एक नया पेन बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा। यह जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, क्या अपने जैसे एक दूसरा नया बोर्ड बनाएगा? व्हाइट नहीं बना सकता। तो यह निर्जीव में यह जनन नहीं हो सकता है।
सिर्फ किसमें होगा, सजीव में। तो इसीलिए इसको सजीव का विशेष लक्षण माना गया है। लेकिन कुछ सजीवों में कुछ ऐसे सजीव हैं जो क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो देखते हैं, चलिए। सजीव में कुछ ऐसे सजीव हैं जो क्या करते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं। संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, जैसे खच्चर। जैसे में क्या है, खच्चर। अब ये खच्चर वाले, वो वाला खच्चर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। यह एक जीव है खच्चर, ठीक है ना, खच्चर। दूसरे में कामगार मधुमक्खी, मधुमक्खी। तीसरे नंबर में आता है बांस मनुष्य। पहले में खच्चर, ये क्या है, ये जीव है जो अपने, इसमें क्या होता है, जनन की क्रिया नहीं होती है। ये जितने जीव हमने आपको एग्जांपल में दिया है, इसमें जनन की क्रिया नहीं होती है, जनन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, यह चीज आप लोग याद रखिएगा। यह मैंने 3 एग्जाम्पल, मैंने 3 नाम यहाँ पर रखा हूँ सजीवों में। वह सजीव हैं जो इनमें जनन की प्रक्रिया नहीं होती है, ये जनन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो खच्चर एक ऐसा जीव है जो क्या करता है, अपने जैसे संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है। ठीक। दूसरे में जो कामगार मधुमक्खी होती हैं, यह अपने ही जैसे संरचना नहीं कर, यानी अपने ही जैसे जीव की संरचना नहीं कर पाती है। इनमें भी क्या होता है, जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर इधर में बांस जो मनुष्य होते हैं, आप लोग सुने होंगे किसी का लड़का का मतलब कि बच्चा वच्चा नहीं होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, बांस में आते हैं। तो वह मनुष्य यानी वह जीव मतलब अपने ही जनन प्रक्रिया को उसमें नहीं है, इसी कारण वह जनन प्रक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर जाने, खच्चर जो जीव होता है वो भी, इसमें जनन प्रक्रिया नहीं होती है। कामगार जो मधुमक्खी होता है उसमें भी जनन प्रक्रिया नहीं होती है। और बांस जो मनुष्य होता है उसमें भी जनन प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसको भी हम इसको भी सजीव जो विशेष लक्षण है, इसको भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमको वो विशेष लक्षण चाहिए जो सजीवों में परिपक्व हो, यानी पर रूप से मतलब उसमें पाया जाए सजीवों में। ठीक है। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी सजीव हैं जिनमें मतलब जनन की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। अब हम यह जानेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप सबको, आप लोग को तो यहाँ तक तो क्लियर ही हो गया होगा। अब इसके अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले हमने जाना लैंगिक के बारे में। अब जानते हैं अलैंगिक में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि स्पष्ट हो जाएगा कि यह क्या है, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल, और किस प्रकार उसमें जनन होता है नहीं होता है उसके बारे में जानते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में सबसे पहले आता है क्या, विखंडन। विखंडन आप लोग सुने होंगे, अगर यदि नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह इस चैप्टर में का नहीं है, और यह इस क्लास का नहीं है, यह 12th में आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी इसमें आया है तो इसको बताना जरूरी है। ठीक है। विखंडन के बारे में जानिए। विखंडन यह किस में होता है, शैवाल में होता है। ठीक है। विखंडन किस में होता है, शैवाल में। देखिए, यानी विखंडन का अर्थ क्या होता है, शैवाल का जो पूरा शरीर होता है वह खंड में भी बंट जाने के बाद भी वो क्या करता है, अपने ही जैसे संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। जैसे मैंने आपको अमीबा का चित्र बनाकर दिखाया था। ठीक है ना। यह समझिएगा एक शैवाल है। ठीक है ना। यह शैवाल 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है ना। 3 खंडों में क्या है, विभक्त है। यह देखिए, अब इसमें से जो आगे वाला जो चित्र होगा, इसमें देखिए ठीक है ना,
इसमें देखिए एक खंड ये हो गया, एक खंड ये और एक खंड ये, इसमें एक ही कोशिका है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक खंड में दो कोशिका, एक खंड में कितने, दो दो कोशिका है। अब फिर अगले वाले चित्र में देखिए यहां से क्या हो जाएगा, किस प्रकार इनका विकास होता है, किस प्रकार अपने ही जैसे संतान क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहले चित्र में आप लोग देखिए ध्यान से कि इसमें क्या है, तीन खंड में यह बटा हुआ है। अगर प्रत्येक खंड चाहे तो अपने ही जैसे संतान की क्या कर सकता है, उत्पत्ति कर सकता है, ठीक है ना। पहले में देखिए, पहले में इसने एक ही इसमें कोशिका है जो कि यहाँ पे कितने अपने ही संरचना बनाया, ठीक। यहाँ पर भी एक खंड में अपने संरचना बनाया, यहाँ पर भी देखिए अपने संरचना बनाया, तीसरे वाले में भी देखिए अपने संरचना बना लिया। तो इसीलिए विखंडन का अर्थ यह होता है कि शैवाल जो होता है वो अगर खंड में भी विभक्त हो जाएगा तभी भी वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकता है। तो ये था पहला शैवाल का, ठीक है। ये हमको उम्मीद है कि आप लोग को स्पष्ट समझ में आ गया होगा विखंडन का अर्थ क्या होता है या विखंडन किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरे में आएगा मुकुलन, दूसरे में आएगा मुकुलन। मुकुलन जो होता है यह अधिकतर किस में देखने को मिलता है, ईस्ट या हाइड्रा में देखने को मिलता है। मुकुलन जो होता है किस में देखने को मिलता है, ईस्ट या हाइड्रा में देखने को मिलता है। यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं हाइड्रा या ईस्ट, ठीक है ना। इन दोनों में यह मुकुलन देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, चित्र बनाकर समझते हैं ताकि स्पष्ट समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा अगर चित्र बनाने में अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा या थोड़ा टेढ़ा उड़ा बनेगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बस आते यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि चित्र के द्वारा आप लोग समझेंगे तो अधिक बेटर होगा, क्योंकि चित्र द्वारा समझेंगे तो कभी आप लोग भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हाइड्रा का मैंने एक चित्र बना दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले वाले चित्र में देखिएगा ठीक है ना। यहाँ पर हमने दो चित्र बनाया है, यानी कहने का मतलब यह है कि एक चित्र और बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए मैंने तीन चित्र बनाया आप लोगों के सामने। देखिए पहले में जो हाइड्रा है, पहला ये जो निकला भाग है, सपोज माने यहाँ से हमने काट दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर काटा था हमने, दूसरे इमेज में आपको दिखा दिया, यहाँ से कट कर दिया। अब ये कट करने का मतलब कि यहाँ से दोनों दो पार्ट्स में हो गए। तीसरे इमेज में देखिए आप लोग दोनों दो पार्ट्स में हो गए। अब ये दोनों पार्ट्स अपने ही जैसे संरचना करेंगे, ठीक है ना। अपने ही जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, अपने ही जैसे एक संरचना बनाएंगे, ठीक है ना। अपने ही जैसे संरचना बनाएंगे। तो यह है मुकुलन, यानी मुकुलन किसी भी ईस्ट या किसी भी हाइड्रा का वह भाग, अगर छोटा सा भी भाग अगर यदि कटा हुआ रहेगा तो उसमें से वह अपनी संरचना खुद तैयार कर सकता है, ठीक है ना। तो ये था मुकुलन। मुकुलन का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का इस वीडियो में दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार का आप लोग को प्रश्न में दिक्कत होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। अब इसको हम हटाते हैं तो तभी जाकर हम तीसरे वाले को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आप लोग को उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मुकुलन किसे कहते हैं या मुकुलन क्या है। तीन नंबर में आता है पुनर्द्भवन। पुनर्द्भवन आता है, यह किसमें देखने को मिलता है, फ्लोरेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना। फ्लोरेरिया में देखने को मिलता है। वह उसमें किस प्रकार का देखने को मिलता है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ।
उसको बताने से पहले छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग छिपकली देखे ही होंगे, छिपकली का जो पूंछ पीछे वाला जो भाग होता है वो कटने के बाद फिर वह पूंछ निकल जाता है, उसे पुनर्द्रव्य विभाजन कहा जाता है। ठीक है ना। कटा हुआ भाग फिर से वह उसमें कोशिका विभाजन होकर के वो फिर वह भाग वह आकार मिल जाता है, उसे क्या पुनर्द्रव्य विभाजन कहा जाता है। ठीक है ना। आइए फिलेरिया का हम चित्र देखते हैं। थोड़ा यहाँ से इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। प्लेनेरिया, ठीक है ना। प्लेनेरिया का हम चित्र बनाकर देखते हैं। ठीक है ना। प्लेनेरिया का हमने चित्र बना लिया। अब इसको हमने 3 पार्ट्स में कर देते हैं, या कई टुकड़ों में इसको हम कर देते हैं। ये याद रखिएगा, इसका कोई भी एक भाग अपने ही जैसे संतान यानी अपने जैसे संरचना बना सकता है। ठीक है ना। माने कि हमने यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, यानी सिर्फ इतना ही हम इसका भाग ये रखते हैं, बाकी सब भाग हम इसको हटा देते हैं, एक भाग रखते हैं ताकि हम लोग समझ पाएंगे अच्छा तरफ से। ठीक ना। तो इस भाग में देखिए, यह भाग मान लीजिए कि यहाँ से बन जाएगा। ठीक है ना। और जो यहाँ से जो भाग था ये वाला, ये भी यहाँ पर बन जाएगा। ये सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इन तीनों भाग तीनों अलग अलग हो गए। ठीक है ना। तीनों भाग तीनों क्या अलग अलग हो गए। अब यह तीनों भाग क्या करेंगे, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है ना। यह भी चाहेगा तो अपने ही जैसे संतान ठीक है ना की उत्पत्ति कर लेगा। फिर ये भी चाहेगा तो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेगा। ये भी चाहेगा तो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेगा। थोड़ा सा चित्र मतलब टेढ़ा हो रहा है, उसके लिए हम समझ जाते हैं, लेकिन आप लोग को चित्र नहीं देखना, आप लोग को समझना सबसे जरूरी है। ठीक है। तो देखिए, हमने इसको 3 भाग में हमने डिवाइड कर दिया, तीनों भाग अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर लिए। तो यह प्लेनेरिया जो होता है इसमें अधिक देखने को मिलता है, इसी को पुनर्द्रव्य विभाजन कहा जाता है। जिस तरह मैंने आपको छिपकली का एग्जांपल दिया। ठीक है ना। पीछे वाला भाग उसका जो पूंछ होता है वो कटने के बाद भी क्या होता है, उसमें फिर से विभाजन हो जाता है, उसे पुनर्द्रव्य विभाजन कहा जाता है। ठीक है ना। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यह अध्याय पहला था और भाग आज दूसरा है। पहले भाग में हमने जो पीछे का कवर किया था टॉपिक, उसके आगे वाला इस दूसरे पार्ट्स में हम कवर किए हैं। अब इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा इसमें और भी हैं, जो आगे वाला टॉपिक होगा उसमें हम इसके आगे वाले पॉइंट्स को बताएंगे। और अगर किसी भी प्रकार का आप लोग इस वीडियो में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मुझे उसके लिए खेद है। और अगर यदि कैसा भी प्रश्न आप लोग इसमें पूछना चाहते हैं, अगर यदि कोई समझ में आप लोग को नहीं आया होगा तो आप लोग चाहेंगे तो वो प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख करके, मैं उसका उत्तर आप लोग को जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।